नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल माइंड्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एससीएस का पेपर का मैथ्स का पोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन रैंडम है तो हम लाइन से सॉल्व करते जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या में से 28.57% सेक्शन ए और शेष सेक्शन बी में है। आगे बोलता है यदि सेक्शन बी से 45 छात्र को सेक्शन ए में स्थानांतरित कर दिया जाए तो सेक्शन ए की कुल संख्या की कुल छात्रों का 50% हो जाता है। यदि सेक्शन ए से 11 छात्रों को सेक्शन बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो सेक्शन ए में छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि एक्स स्टूडेंट रहे होंगे। अब क्या बोल रहा है कि सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट हैं? एक्स का 28.57%। आगे एक और इंफॉर्मेशन दिया है, बोला है कि यदि सेक्शन बी से 45 छात्र आ गए यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स का 50%। देखो अभी ए में कितने हैं? एक्स के 28.57% है। 45 छात्र आ गए तो एक्स का कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। मतलब परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? देखिए 50 में से 28.57 को घटाइए तो 43.21%। इसका मतलब यह है कि x का 21.43% बराबर होगा किसके? 45 के। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। तो चलिए इसको इरेज करता हूं। यानी x का 21.43% कितना होगा? 45। यानी x इज इक्वल टू 45 इंटू 100 अपॉन 21.43। तो इसका वैल्यू लगभग आता है 210। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू लगभग आएगा 210। मतलब कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? 210 थी। ठीक है, अब देखो 210 का 50% कितना होगा? 105। मतलब ए में 105 छात्र हो जाएंगे जब बी से 45 आएंगे। जब बी से 45 छात्र यहां ए में आएंगे तो कितने हो जाएंगे? 105। कैसे निकाला? 210 का आधा कितना होगा? 210 का 50% 105। यानी ए में पहले कितने छात्र थे? 105 में से 45 घटा दो, यानी कितने थे? 60। अब 210 में से ए में 60 थे तो बी में कितने थे? 210 में 60 यानी 150। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई पहले ए में 60 छात्र थे और बी में कितने थे? 150 थे। अब देखो पूछा क्या है, यदि सेक्शन ए से 11 छात्रों को सेक्शन बी में स्थानांतरित कर दिया गया, यानी ए से 11 छात्रों को सेक्शन बी में स्थानांतरित कर दिया गया, तो 60 में से 11 सेक्शन बी में भेज दिए तो ए में कितने बचे? 60 में से 11 सेक्शन बी में भेज दिया, बचे कितने? 49। तो पूछ रहा है तो सेक्शन ए में छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत हो जाएगा? 49 210 का कितना प्रतिशत है? तो 49/210 इंटू 100। 0 से 0 कैंसल, 7 से 7 टाइम्स में 7 से 3 यानी 70/3। और इसका वैल्यू आपका आएगा अप्रोक्सीमेट 23.33%। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23.33%। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 दोस्त ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। सी ने केवल ए और ई से अधिक अंक प्राप्त किए। जैसे 6 दोस्त हैं, ये 1 2 3
4, 5 और 6, ये 6 दोस्त हैं। सी ने केवल ए और ई से अधिक अंक प्राप्त किए, मतलब ए और ई में से दोनों में से कोई एक यहां पे आएगा और सी कहां पे आएगा, 4th नंबर पे। सी ने केवल ए और ई से अधिक अंक प्राप्त किए। आगे बोलता है कि डी ने केवल बी से कम अंक प्राप्त किए, मतलब डी यहां पे रहेगा और डी ने केवल बी से कम अंक प्राप्त किया, यानी बी टॉप पे रहेगा। ये चीज क्लियर। आगे बोलता है ई ने न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं किए, मतलब ई लास्ट में नहीं रहेगा, और सी किसके किसके ऊपर है, ई और ए के ऊपर है, मतलब कौन है लास्ट में, ए। तो ई का पोजीशन क्या होगा, 5th नंबर पे। अब देखो एक ही दोस्त बचा है, कौन सा, एफ, यानी एफ का पोजीशन क्या है, 3rd नंबर। अब आगे बोलता है कि जिसने तीसरा उच्चतम अंक प्राप्त किया उसने 82 अंक, यानी 3rd नंबर वाला कितना नंबर पा रहे हैं, 82, और ई ने 68 अंक प्राप्त किए। ई ने कितना नंबर प्राप्त किया, 68 अंक प्राप्त किए। तो प्रस्तुत जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही है, देखते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति को एफ से ज्यादा अंक मिले, एफ से ज्यादा 2 व्यक्ति को मिले हैं, यानी पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत। आगे बोलता है बी के अंक 80 से निश्चित रूप से कम थे। बी के अंक 80 से निश्चित रूप से कम थे, हो ही नहीं सकता, क्योंकि एफ के 82 है और एफ से ज्यादा डी के हैं, डी से ज्यादा बी के हैं, मतलब 80 से तो ऊपर ही रहा होगा बी का, यानी सेकंड भी गलत। 3rd बोलता है डी ने उच्चतम अंक प्राप्त किए, नहीं, डी ने उच्चतम अंक प्राप्त नहीं किए। किसने उच्चतम अंक प्राप्त किए, बी ने, इसलिए 3rd भी गलत। 4th देखते हैं सी के 74 अंक प्राप्त करने की संभावना है। देखो सी से छोटा वाला कितना पाया है, 68, सी से बड़ा वाला कितना पाया है, 82, मतलब सी का अंक इसके बीच में रहेगा और 74 भी इसका बीच का वैल्यू है, मतलब 74 अंक प्राप्त करने की क्या है, संभावना है, यानी ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक टाइपिस्ट को प्रथम 700 धनात्मक पूर्णांकों को टाइप करने के लिए कितनी बार कीबोर्ड की कुंजियों को दबाना पड़ता है। मतलब बोल रहा है यदि मैं 1 से 700 तक का नंबर लिखूंगा तो मेरे को कितने बार कीबोर्ड को दबाना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1 से 9 तक एक एक बार दबाना पड़ेगा, यानी कितनी संख्या 1 से 9 तक, 9 संख्या एक एक बार दबाऊंगा तो कितना होगा, 9 बार प्रेस करना पड़ेगा। 10 से 99 तक, यहां से यहां तक कितनी संख्या है, 90 संख्या है। देखो यहां तक 9 संख्या थी, एक एक बार दबाना पड़ा, तो टोटल प्रेस कितने बार करना पड़ा, 9 टाइम्स। यहां पे 90 संख्या है और हर संख्या में मेरे को 2 बार की प्रेस करना पड़ेगा, यानी टोटल टाइम्स कितना हो जाएगा, 180। अब देखिए 100 से 700 तक हर संख्या 3 अंकों की है। कितनी संख्या है, 700 माइनस 100 यानी कितना हुआ, 600, और 600 प्लस 1 यानी 601 संख्या है। भाई 700 में 100 को घटाएंगे तो आ गया 600, लेकिन 700 को भी तो शामिल करेंगे ना, इसलिए 601। और हर संख्या कितने अंकों का है, 3 अंकों का, यानी 3018। अब ये तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 9 3 1992 हम लोग का क्या होगा आंसर। तो ये क्या हो जाएगा 1992। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला है, 4 दोस्त रोशनी, रेशमा, सृष्टि और दिव्या, रोशनी, रेशमा, सृष्टि और दिव्या के पास अलग अलग मात्रा में पैसे हैं। अगर रोशनी रेशमा से 72 रुपये लेती है, रोशनी रेशमा से 72 रुपये लेती है, 72 रुपीज, तो उसके पास सृष्टि के समान राशि होगी। ठीक है, यानी रोशनी का पास जो पैसा होगा उसमें मैं 72 यदि जोड़ दूंगा, रोशनी रेशमा से 72 रुपये लेती है तो उसके पास किसके बराबर राशि होगा, सृष्टि के बराबर राशि होगा। ये मेरा पहला इक्वेशन दिया है। दिव्या और रेशमा दोनों के पास कुल 470 रुपये है, यानी दिव्या प्लस रेशमा ये दोनों के पास कुल कितने रुपए हैं, 470 रुपये है। अब आगे बोलता है दिव्या और रेशमा दोनों के पास कुल 470 रुपये है। अगर सृष्टि दिव्या से 47 रुपये लेती है, मतलब सृष्टि
दिव्या से 47 रुपये लेती है तो उसके पास रेशमा के बराबर राशि हो जाएगी। यानी सृष्टि यदि 47 रुपये लेती है तो उसके बराबर किसके बराबर राशि हो जाएगी? रेशमा के पास जितना पैसा है उतना पैसा सृष्टि के पास भी हो जाएगा। अगर दिव्या, रेशमा और सृष्टि के पास कुल 650 रुपये है, यानी दिव्या और रेशमा और सृष्टि के पास कुल कितने रुपए हैं? 650 रुपये है। तो आगे पूछा है तो रोशनी के पास कितने रुपए है? तो रोशनी के पास कितने रुपए है ये मेरे को क्या करना है? निकालना है। देखो दिव्या, रेशमा और सृष्टि के पास कितना है? 650। और दिव्या और रेशमा के पास कितना है? 470। तो दिव्या और रेशमा की जगह यहां पे मैं 470 रख सकता हूं, तो रख दीजिए। देखो दिव्या और रेशमा के पास कितना रख दिया? 470 प्लस सृष्टि, और ये टोटल मिलके कितना हो जा रहा है? 650। यानी सृष्टि के पास कितने पैसे हैं? 650 माइनस 470, तो कितना हो जाएगा ये? 180। यानी सृष्टि के पास कितने रुपए हैं? 180 रुपये। और आपको निकालना किसके पास है? रोशनी के पास। यानी सृष्टि के पास जितने रुपए हैं उसमें से 72 माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? रोशनी का पैसा मिल जाएगा। सृष्टि के पास कितने हैं? 180, और 180 में 72 माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? 108। यानी कि रोशनी के पास कितने रुपए थे? 108 रुपये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोल रहा है, सेक्शन ए और सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत भार, जिनमें प्रत्येक में 45 विद्यार्थी हैं, मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में 45 विद्यार्थी हैं, क्रमशः 43.6 kg और 45.8 kg है। मतलब सेक्शन ए का औसत भार कितना है? 43.6 kg और सेक्शन बी का कितना है? 45.8 kg। ये क्या है? एवरेज वेट है। 40.25 kg के औसत भार वाले 4 छात्र को सेक्शन बी में स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब ए से बी में स्थानांतरित कर दिया, जिसका औसत 4 छात्र को ए से बी में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसका औसत भार कितना है? 40.25 kg। और सेक्शन बी के 4 छात्र को सेक्शन ए में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे दोनों सेक्शन का औसत भार क्या हो गया? समान हो गया। मतलब सेक्शन ए का और सेक्शन बी का औसत भार क्या हो गया? समान हो गया। तो सेक्शन बी से सेक्शन ए में स्थानांतरित छात्रों का औसत भार कितना था? केजी में हम लोग को निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखते हैं भाई सेक्शन ए का वेट कितना था। ए में 45 छात्र थे और ए का एवरेज कितना था? 43.6 kg। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? 43.6 इंटू 45, यही होगा। अब बी में कितना था भाई? बी में था मेरा 45.8 इंटू 45 kg। यहां तक क्लियर। अब आगे क्या करता है कि 40.25 kg के औसत भार वाले 4 छात्रों को ए से बी में भेज देते हैं। अब देखो एवरेज कितना है? 40.25 और 4 छात्र को भेजना है तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? 161 होगा कि नहीं होगा? मतलब ए से टोटल 161 kg ट्रांसफर हो रहा है कहां? बी में। मतलब ए में 161 क्या होगा? कम होगा, और बी में 161 क्या होगा? ऐड होगा। यहां तक सबको समझ में आया? अब आगे बोलता है कि बी से 4 छात्रों को, 4 छात्र ए से बी में गए और बी से 4 ही छात्र वापस ए में आ गए। ठीक है, 4 छात्रों को बी से ए में भेजा गया, लेकिन कितना वेट के बराबर भेजा गया है ये हमको नहीं पता है। हम मान लेते हैं कि वो x वेट के होंगे, मतलब 4 छात्रों का टोटल भार कितना होगा? x kg होगा। तो भाई ए में x kg वाले लोग आ गए और बी से x kg चले गए। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जब ऐसा प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है? जब ऐसा प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है कि ए का भार और बी का भार आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। बस अब इसको सॉल्व करना है और x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। देखो x इधर आएगा तो ये क्या बनेगा? 2x। ये वैल्यू उधर जाएगा तो 45 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा 45.8 माइनस 43.6,
और -161 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 161 का ट्वाइस 322। यहाँ तक क्लियर हुआ। x की वैल्यू निकालते हैं। 2x इज इक्वल टू 45 इंटू 2.2 प्लस 322 यानी x इज इक्वल टू 49.5 594 प्लस 161 इक्वल टू 0.5 10 टू 10.5। x का वैल्यू कितना आया 210.5। अब देखो ये x उन चारों का कुल भार है जो सेक्शन बी से सेक्शन ए में गए, उनका टोटल वेट है। हमको क्या निकालना है कि उनका औसत वेट क्या होगा, औसत भार निकालना है। तो औसत इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एवरेज इज इक्वल टू टोटल या सम डिवाइड बाय नंबर। टोटल कितना है 210.5 और नंबर कितना है 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स में जाएगा सबसे पहले, फिर 2 टाइम्स में जाएगा 625 यानी 52.625 kg आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति ने 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 32,500 रुपये क्या दिया, उधार लिया। 2 वर्ष की समाप्ति पर उसने 15,368 रुपये दे दिए। मतलब जैसे ही 2 वर्ष कंप्लीट हुआ वो इतना रुपए क्या कर देता है, पे कर देता है। तो तीसरे वर्ष की समाप्ति पर उसे ऋण चुकता करने के लिए यानी ऋण पूरा खत्म करने के लिए कितने, यदि y रुपए का भुगतान करना रहता है तो y का मान क्या होगा, मतलब तीसरे वर्ष उसको कितना रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, यही मेरे को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। भाई प्रिंसिपल कितना था 32,500। तो पहले वर्ष 12% के रेट से इस पे इंटरेस्ट कितना आएगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा, 2020 कैंसिल, 12 पंचे 60, 6 12 24, 6 30, 3 12 36 और 3 3900 रुपये। ठीक, अभी वो 1 भी रुपया नहीं दे रहे हैं। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मूलधन और ब्याज आपस में जुड़ जाते हैं। अब प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, तो 32,000 और 4,000 यानी 36,100 कम 400, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36,400। इस पे 12% का ब्याज लगेगा। निकालते हैं कितना आएगा 12% इसका, ये होगा मेरा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। ये कितना आ जाएगा 4368। ठीक, अब देखो जैसे ही दूसरा सेकेंड ईयर क्या होगा, कंप्लीट होगा, वो जाएगा और 15,368 रुपये उसको दे के आ जाएगा। तो इसमें 15,368 रुपये कट जाएगा तो क्या बचेगा 11,000, और वो 11,000 किस में से कम होगा 36,400 में से। 36,400 में से 11,000 कम करेंगे तो कितना बचेगा 25,400। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 25,400 रुपये पे लगेगा। किस रेट से, 12% की रेट से। तो भाई 0000 कैंसिल, 48 का 8 4 12 पंचे 64 6 30, यानी अब इंटरेस्ट लगेगा 3,048 रुपये का। प्रिंसिपल कितना बाकी था 25,400 और इंटरेस्ट कितना था 3,048, यानी टोटल कितना हो गया 28,448। तो ऑप्शन बी हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी में एडी बीसी से डी पर मिलाने वाले कोण ए का समद्विभाजक है। एक त्रिभुज एबीसी बना लीजिए। एक त्रिभुज क्या है एबीसी है, ए का एक समद्विभाजक है, वो बिंदु डी पर मिलता है। आगे बोलता है यदि एसी 24 सेंटीमीटर, एसी की लंबाई कितनी दी है 24 सेंटीमीटर, बीसी ये पूरा बीसी का लंबाई कितना है 13 सेंटीमीटर, और बीडी की लंबाई यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, क्या है बीडी की लंबाई डीसी से 3 सेंटीमीटर कम है, यानी बीडी की लंबाई डीसी से 3 सेंटीमीटर कम है। देखो ये पूरा कितना है 13 सेंटीमीटर
और BD की लंबाई DC से 3 सेंटीमीटर कम है, यानी ये 8 होगा, ये 5 होगा। देखो 3 सेंटीमीटर कम है और दोनों का योगफल कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो आगे बोलता है तो भुजा AB की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है। जब भी ऐसा कंडीशन रहे कि कोण A का क्या हो, समद्विभाजक हो, तो ये भुजाओं को समान अनुपात में क्या करता है, बांटता है। ये त्रिभुज का क्या है, प्रॉपर्टी है। तो क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB। देखिए AC अपॉन AB बराबर होगा DC अपॉन BD के, DC अपॉन BD। AC की लंबाई दी हुई 24, AB की लंबाई मेरे को क्या करना है, निकालना है। DC की लंबाई कितनी है, 8 और BD की कितनी है, 5। तो AB कितना हो जाएगा, 24 इंटू 5 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 सेंटीमीटर। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।